Hello everyone, Jain guys, I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. जैसा कि आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ आर क्लाइमेटोलॉजी। हमने अपनी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है क्लाइमेटोलॉजी का। और इसी के साथ इससे पहले दो लेक्चर्स में बॉयज एंड गर्ल्स, इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से समझा था। किस चीज को हमने समझा? सबसे पहले मैंने आपके एटमॉस्फेयर की बात करी, रिलेटेड टू द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दूसरे लेक्चर में हमने समझा भाई व्हाट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन के साथ साथ मैंने आपको समझाया भैया हीट बजट क्या है। हीट बजट के साथ साथ हमने समझा टेम्परेचर वेरिएशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारे टॉपिक्स अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी में बढ़ते हैं तो अब असली मजा, जो आपको असली इंटरेस्ट जो आने वाला है वो आज के टॉपिक में आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम की। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपके ग्लोब के ऊपर भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कैसे आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, उन बेल्ट्स के साथ आपका डायरेक्शन ऑफ विंड क्या रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स कौन सी है जो हमारे प्लैनेट्स पे मूव करती हैं, चाहे वो प्लैनेटरी विंड्स हो, आपकी सीजनल विंड्स हो, आपकी लोकल विंड्स हो, और क्या उनका इंपैक्ट रहता है रिलेटेड टू द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू द रेनफॉल, रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स क्या है, इक्वेटोरियल लो क्या है, सारी की सारी चीजें बिना टेंशन के आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक अच्छी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए समझने के लिए, वो कुछ चीजें हम समझते हैं। अपना स्टाइल पहले समझेंगे, फिर रीड आउट करेंगे चीजों को तो और क्लियर होंगी। सब अपने नोट्स बनाते चलिए फटाफट, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? सिंपल सी बात, जब से हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना शुरू किया है तब से हमने एक ही डायग्राम की हेल्प ली है। फिर से बना लेते हैं कि ये मेरी अर्थ है। आपने बोला सर कोई इशू नहीं है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया मेरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपकी 5 डिफरेंट लेयर्स की मैंने आपको बात करी थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे वेदर के फिनोमिनास है वो हमारे कहां तक लिमिटेड है, ट्रोपोस्फियर तक लिमिटेड है। तो हम यहां जो भी इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं वो हम आपके ट्रोपोस्फियर और सम लोअर लेवल ऑफ मेसोस्फियर तक की ही बात करने वाले हैं। तो वो चीज मैं बार बार आपको स्पेसिफाई भी करूंगा। और समझो, मैंने आपको बताया कि भाई एटमॉस्फियर जो है, जो मेरी अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये जो एटमॉस्फियर है ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। मैंने कभी एयर, मैंने आपको बताया था डस्ट पार्टिकल्स, और मैंने आपको बताया था आपका वाटर वेपर। इन चीजों से बना हुआ है। तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि भाई जो भी फोर्स मेरी एयर लगाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द कॉलम विच इज प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन तो हमने सिंपली समझ ली, या फिर हम थोड़ा एग्जैक्ट बोले, हम बोले कि मेरा 1 यूनिट एरिया है। बात को समझना, मैं आपके टॉपिक्स ऐसे खोल करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। रटी हुई डेफिनेशंस में आपको यहां नहीं समझाने आया हूं, बिकॉज आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो भैया सबसे सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बात करी ये मेरी सरफेस है अर्थ की, आपने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा एक यूनिट एरिया में फ्रॉम द सी लेवल टू द ट्रोपोस्फियर, ये मेरा क्या है, ट्रोपोस्फियर है ऊपर, और ये मैंने यूनिट एरिया ले लिया। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। इस मीटर स्क्वायर में मेरी सी लेवल से लेकर के अपर ट्रोपोस्फियर तक जितनी भी एयर का वेट होगा वो उतना ही प्रेशर लगाएगा। किस वजह से? प्रेशर दो चीजों से लगेगा, एक वेट ऑफ एयर, सेकंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अब जो भी यूनिट एरिया में मेरा सी लेवल से लेकर ट्रोपोस्फियर तक जो वेट ऑफ दिस एयर है वो एक फोर्स लगाएगा मेरी सरफेस ऑफ अर्थ पे, डाउनवर्ड फोर्स, और उसको मैं बोल दूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हो कि भाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिट ऑफ एयर फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द अपर ट्रोपोस्फियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने कहा सर बिल्कुल बात सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लिया हमने। दूसरी चीज, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वो हम मेजर करते हैं। किस में मेजर करा जाता है मेरा? इन द यूनिट ऑफ मिलीबार। सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई किस चीज से मेजर किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? द नेम इज मरकरी बैरोमीटर, और सिंपली यू कैन से एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर इज बेसिकली यूज्ड, और यू कैन से मरकरी बैरोमीटर। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं ऑन द सी लेवल, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इतनी सी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब इसमें दो चीज समझो। इसमें मैंने कहा आपसे हम दो चीज समझेंगे। एक, मैंने जब आपको टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ाया था तो मैंने वहां दो चीजों की बात करी थी। पहली चीज हॉरिजेंटल टेम्परेचर वेरिएशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां मैंने जनवरी और जुलाई दोनों का आपको बताया था, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। दूसरा मैंने बात करी थी वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल क्या है, वर्टिकल क्या है, समझते हैं। यहां जो मैंने आपसे बात करी है प्रेशर डिफरेंस की, मेरा कैसा है? वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस है। यानी कि वी आर मूविंग टू अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये मेरा कैसा है? वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस है। अब जब वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस की मैं सबसे पहले बात करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। मैं बहुत क्लासिफाई करके आपको टॉपिक को समझा रहा हूं जिससे आपके सारे के सारी चीजें क्लियर हो। तो प्लीज सपोर्ट करें चीजों को, अपने नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। किसी भी टॉपिक की अगर आप एक भी वीडियो देखते हो, आपको कहीं भी किसी शॉर्ट वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, किसी दूसरे एजुकेटर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनो और नोट्स बनाओ। अब वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस की मैं बात करता हूं कि भैया वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है? कि मैंने कहा आपसे मेरी अर्थ है, आपने कहा हाँ सर अर्थ है। मैंने आपको ये समझाया था कि भाई नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज मोर। क्या बात समझी थी हमने? क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो हमने समझा था कि भाई हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे डेंसिटी ज्यादा है एयर की। मैंने आपको समझाया था कि जब आप अपर एटमॉस्फेयर में जाते हो द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो मेरा यानी कि कहना है कि भाई वर्टिकली अगर मैं ऊपर जाता हूं तो प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट। कि मेरा एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, मेरा प्रेशर जो है वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज होगा। आपने कहा सर बिल्कुल बात सही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बोला कि यार हमारा जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है, बात को समझना, जब भी मेरा प्रेशर डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होती है? विंड फ्लो होती है। जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा विंड फ्लो होती है। मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से जब भी एक जगह पे हाई प्रेशर बनेगा, एक जगह पे लो प्रेशर बनेगा, तो विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने कहा था सर बिल्कुल सटीक बात है, ये बात हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, ये बात हमें पता भी है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है हमारी फ्लो करती है। अब मैंने आपसे कहा जो मेरा वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है, मैं कह रहा हूं यहां पे हाई प्रेशर है, मैं कह रहा हूं आपसे ऊपर जाओगे आप लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। तो क्या यहां भी प्रेशर डिफरेंस है सर। तो हमारी विंड चलनी चाहिए फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने कहा सर जितनी बात आपने अब तक हमें बताई है उसके हिसाब से तो बिल्कुल चलनी चाहिए। मैं भी कहूंगा जी बिल्कुल चलनी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि मैं या आप कभी भी ऐसे आराम से विंड आ रही है, ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, मस्त अपने एटमॉस्फेयर में घूम के आ रहे हैं। कभी हुआ है कि आप ऐसे अपनी छत पे खड़े हो, आप एकदम से उड़ के ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए? ऐसा नहीं होता। यानी कि हमारी वर्टिकली कभी भी विंड नहीं चलती। व्हाई? बिकॉज दिस प्रेशर डिफरेंस इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बैलेंस कर लेता है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको बैलेंस कर लिया तो कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर वर्टिकली मेरी विंड नहीं चलेगी। यहां क्या होते हैं? मेरे एयर करंट्स होते हैं। बार बार कह रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपको देने वाला हूं, आप किसी भी एग्जाम को दे लो जो इंडिया के अंदर आपका होता है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, कहीं मात नहीं खाओगे अगर ध्यान से समझते हो। एयर करंट चलते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको मैं कहता हूं कन्वेक्शन, कहता हूं कन्वेक्शनल करंट्स। तो आपको समझ आया हमारी विंड क्यों नहीं चलती वर्टिकली, जबकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है वर्टिकली में बात करूं इन कंपैरिजन टू द हॉरिजेंटल। लेकिन हॉरिजेंटली क्या होता है कि अब मेरा अर्थ का सरफेस है, तो इस जगह पे क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, मेरी एयर हीट हुई एयर राइज करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझते चलना। हीट हुई एयर राइज करेगी, आपने कहा सर बिल्कुल करेगी। तो यहां पे क्या करेगी वो? दैट विल जनरेट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। आपने कहा बिल्कुल सर। दूसरी जगह क्या होगा कि मेरी अगर कोल्ड एयर है वहां सबसाइड कर रही है, तो हेयर इट विल बी अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वर्टिकली मेरी कभी भी विंड ब्लो नहीं करेगी, हॉरिजेंटली ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ मेरी विंड ब्लो करती है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं विंड, यानी कि फ्लो ऑफ हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इसी को हम बोलते हैं एडवेक्शन। हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ द विंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज एडवेक्शन। ठीक है,
जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, एक एक बात 100% की है, ध्यान रखना, नोट्स में हर चीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो इतनी सी बात मेरी समझ में आई सबको कि सर हम एक बार वर्टिकली बात करते हैं, वर्टिकली भी प्रेशर डिफरेंस है, बट उसको हमारी ग्रेविटी बैलेंस आउट कर लेती है, लेकिन जब हम हॉरिजेंटली ओवर द सरफेस ऑफ बात करते हैं वहां विंड चलती है, वर्टिकली एयर करंट चलते हैं। विंड इसलिए नहीं चलती क्योंकि जो मेरा जो है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बैलेंस कर लेता है। इतने से कॉन्सेप्ट मैंने अब तक आपको बताए हैं और ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो फटाफट से जरा देख लेते हैं, अब तक हमने चीजें समझ ली, अब जरा फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। अब जो लिखा है वो हमें पहले से आता है ना। ये होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो मरकरी बैरोमीटर है आपका, ठीक है, बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द प्रेशर, कि वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन से लेवल टू द ट्रोपोस्फेरिक लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं मिलीबार में नापता हूं। ड्यू टू ग्रेविटी एयर सरफेस डेंस होती है तो ज्यादा प्रेशर होता है। द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। एनोरॉइड बैरोमीटर से मैं अपना प्रेशर मेजर करता हूं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। आगे आते हैं, जब एयर मेरी हीट अप होती है, हीट अप होती है, एक्सपेंड करती है, ऊपर जाती है, कंप्रेस होती है, कूल करती है, इससे भी मेरे प्रेशर डिफरेंशिएशंस आते हैं हॉरिजेंटली ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। हॉरिजेंटल प्रेशर डिफरेंशियस क्रिएट होते हैं। अब इन हॉरिजेंटल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से मेरी क्या चलती है, एयर या विंड। आप कहोगे सर हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, तो मैं मोर एग्जैक्टली कहूंगा इससे विंड चलती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो रिजल्ट इज दैट मूवमेंट ऑफ एयर होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस हॉरिजेंटल मूवमेंट को मैं विंड बोल देता हूं। इतनी सी बात, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक, कि कब राइज करेगी, जब हीट अप होगी, सिंक कब करेगी, जब कूल डाउन होगी। तो मेरी एयर जो है वो सिंक करती है। अच्छा, अब इन दोनों फैक्टर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने आपसे बात करा वर्टिकल एयर करंट्स मेरे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने कहा सर प्रेसिपिटेशन। हालांकि सब कुछ होता है, हॉरिजेंटल करंट्स भी आपके प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं, मतलब डिपेंड करता है कितना प्रेसिपिटेशन कहां हो रहा है। तो मेरा ये प्रेसिपिटेशन में हेल्प करेंगे, बारिश में, रेन में, कि मेरी जो हॉट एयर है वो राइज करेगी, हॉट एंड ह्यूमिड एयर ऊपर जाके कूल होगी, क्लाउड्स बनाएगी, बारिश होगी, छम 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 छम। हॉरिजेंटल जो है वो मेरे क्या करेंगे, वो जैसे कल मैंने आपको समझाया था, हीट को, जो अर्थ का इंसोलेशन है उसको ओवर द ग्लोब फैलाने के लिए, ठीक है, हीट बैलेंस बनाते हैं। इसके साथ साथ वो ओशियन करंट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेरी विंड। ऑलवेज रिमेंबर, वेव राइज एंड फॉल ऑफ द एयर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द विंड इज कॉल्ड बाय वेव। राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड। हालांकि ओशियनोग्राफी में हम इसकी बात करेंगे। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल फिनोमेनास काफी ज्यादा जरूरी है इन डिटरमाइनिंग द वेदर, इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल। इसीलिए हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतने ध्यान से पढ़ते हैं। वर्टिकल वेरिएशन मैंने आपको समझा दिया है। वर्टिकल वेरिएशन क्या है कि प्रेशर डिक्रीज विद हाइट, लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो कभी भी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड हमारी चलती नहीं है। उसी के साथ साथ जब मैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की बात करता हूं, in the last lecture also I have wonderfully patiently explained you the horizontal distribution of pressure across the globe, जिसमें हमने आपके जनवरी का ग्राफ समझा था, मैंने आपका जुलाई का ग्राफ समझा था। जनवरी में मैंने समझाया था आपको कि वाटर इज बेसिकली वार्मर देन द कॉन्टिनेंट्स, स्पेसिफिक हीट अलग होती है। तो हमारे जो आइसोबार्स थे, देवर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, अपोजिट हो रहा था हमारा आपके समर्स के टाइम पे जुलाई में। तो ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। मैंने बताया था हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को नाप मतलब मेजर करने के लिए हम आइसोबार्स की मदद लेते हैं। आइसोबार्स आर द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑन अर्थ हैविंग इक्वल टेम्परेचर। और कभी भी मैं आइसोबार्स को जब मेजर करता हूं, जो आइसोबार्स ड्रॉ करता हूं, दे आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द मीन सी लेवल। और मैंने देखा था ये क्लोज्ड सर्कल्स हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो जो मेरा लोएस्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इट विल ऑलवेज बी एनसर्कल्ड बाय, इससे जो थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर होगा। सेम होता है हाई के साथ, हाई विद अदर हाइज। तो इस तरीके से मेरे आइसोथर्म्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो मैं कल के लेक्चर में आपको पूरा समझा चुका हूं। डिटेल में जानने के लिए वो देख लेना, वरना इतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ वेरी 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 टू द पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज विंड। अब जरा विंड की कुछ चीजें मेरे से प्यार मोहब्बत से फटाफट से समझ लो। अब जब मैं बात करता हूं विंड की, टाइम लेंगे, पूरा लिखेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं नोट्स बनाने के लिए, साथ के साथ नोट्स बनाओ, बाद के लिए नहीं बैठना। सबसे पहला, और जहां समझने की बात होगी मैं बोल दूंगा पेन नीचे रख दो, बाद में नोट्स बनाना। सबसे पहली बात मैं अगर करूं तो मैंने आपको बोला हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
जब मेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और जब मेरा टेम्परेचर लो होगा दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि कूल एयर होगी सबसाइड करेगी, वार्म एयर होगी और आपकी असेंड करेगी। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेटोलॉजी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? याद रख सकते हो लॉजिक क्या है, टेम्परेचर ज्यादा एयर वार्म होगी, ठीक है सर, असेंड करेगी लीविंग बिहाइंड द लो प्रेशर एरिया, और जब टेम्परेचर कम होगा कूल डाउन होगी, सबसाइड करेगी, ठीक है, और दैट विल मेक अ हाई प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मेरी विंड चलती है। आपने कहा ठीक है सर कोई इश्यू यहां तक तो नहीं है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली, ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, कि भाई मेरे पास एक ही आइसोबार है, मैंने कहा इस पर 30 मिलीबार है, दूसरा मैंने कहा भाई ये है 90 मिलीबार है, दूसरी सिचुएशन मैंने आपको दी भाई मेरा 30 मिलीबार है और ये मेरा 40 मिलीबार प्रेशर है उसी के पास। तो मैंने बोला कि भाई रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जाएगी यहां से यहां पे कहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी सर, रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अब आपने बोला कि सर जब भी विंड जाती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जितना ज्यादा मेरा प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी मेरी होगी। सो हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाइयर द वेलोसिटी ऑफ विंड। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा या आप कहो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, दोनों में से कोई भी चीज कह सकते हो, आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा। तीसरी चीज समझी। अच्छा, चौथी चीज आपको क्या समझनी है कि भाई विंड के मेरे कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, विंड के मेरे कई सारे टाइप्स होते हैं। मैं 3 मेजर विंड्स आपको पढ़ाऊंगा, प्लेनेटरी विंड्स जो आपकी होती है प्राइमरी विंड्स, देन सेकेंडरी विंड्स जिनको हम सीजनल विंड्स बोलते हैं, और टर्शियरी विंड्स जिनको हम लोकल विंड्स भी बोलते हैं। उसके साथ साथ जो विंड का नाम देते हैं हम, विंड्स नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज कमिंग। जैसे मैंने बोला कोई विंड मेरी वेस्ट से आ रही है तो आप उसको नाम दोगे वेस्टर्लीज। मैंने बोला ईस्ट से आ रही है, आप बोल दोगे सर ईस्टर्लीज। मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। सो द नेम ऑफ द विंड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज कमिंग, इन द डायरेक्शन इट इज मूविंग। इतनी सी बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है, जो मेरी विंड फ्लो करती है, द फ्लो ऑफ विंड इज मेजरली डिफाइंड बाय थ्री फोर्सेस विच कम्स इन प्लेस। द फर्स्ट वन इज थ्री फोर्सेस। पहले फोर्स की मैं आपसे बात करूंगा वो होगा मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? जो विंड पे लगता है और जो विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, हर चीज को इंपैक्ट करता है, वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स। वन बाय वन मैं ये सारे टॉपिक्स के धागे खोलने वाला हूं, तो जरा पेशेंस रखेंगे और चीजों को समझेंगे। तीसरा मेरा जी फ्रिक्शनल फोर्स, कि मेरी जब विंड ब्लो करेगी तो विंड पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड लेस ओवर ओशियंस, राइट। अब मैंने बोला कि मेरे सदर्न हेमिस्फीयर में देयर आर मोर ओशियन, देयर इज लेस लैंड मास, तो विंड की जो स्पीड है वो मेरे सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द नदर्न। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बात को समझेंगे। अब जरा आइए वन बाय वन लेट मी टेल यू अबाउट द फोर्सेस व्हिच इफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। सबसे पहला फोर्स होता है जी मेरा प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा होता है जी मेरा कोरियोलिस फोर्स, तीसरा होता है जी मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बाय द सरफेस। अब जरा वन बाय वन मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कि भाई ये मेरे दो आइसोबार्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 A एंड B, दीज आर माय टू आइसोबार्स। इसका प्रेशर है मेरा P A, इसका मेरा प्रेशर है PB, ठीक है। अब दो आइसोबार्स के बीच में जिस रेट पे मेरा प्रेशर चेंज हो रहा होगा उसे मैं बोलता हूं प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि द रेट ऑफ, मैंने बोला आपसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, भाई इनके बीच में प्रेशर कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है, उसका मैं बोल देता हूं
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो सबसे पहली बात लिखेंगे आप, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। चलो अब वन बाय वन समझते हैं। मैंने आपको बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, कि भाई जब भी डिफरेंस होगा मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जब भी डिफरेंस होगा मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको मैं बोल देता हूं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर rate of change of pressure with respect to distance, उसको मैं बोलता हूं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नाउ लेट मी गिव यू वन सिचुएशन। मैं रीड करके भी पढ़ा सकता हूं, बार बार मैं हर क्लास में बोलता हूं, बट मैं नहीं पढ़ाता हूं आपको, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बने। तो पेशेंस रख के लिखते चलो, समझते चलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है, मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। अब मैंने आपको कहा भाई एक सिचुएशन है मेरी जिसमें मेरे ये मेरा 21 मिलीबार और यहां है मेरा 22 मिलीबार। दूसरी सिचुएशन दी मैंने आपको कि भाई ये मेरा 21 मिलीबार और ये है जी मेरा 22 मिलीबार। नाउ आई एम आस्किंग यू, इन सिचुएशन ए, इन सिचुएशन बी, दोनों में से आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहां ज्यादा होगा? आपने बोला सर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब होता है कि प्रेशर जो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितनी देर में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। आपने कहा बात बिल्कुल सही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सर बिल्कुल बात सही है। तो जितना कम डिस्टेंस मेरा होगा उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। इतना जितना होगा मतलब स्ट्रॉन्ग मेरा कहां होगा, व्हेन आइसोबार्स आर क्लोज। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज, जहां पास होंगे, और वीक वेयर आइसोबार्स आर फार अवे। कि भाई जब मेरे दूर होंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उस सिचुएशन मेरा कम होगा, जब पास होंगे मतलब प्रेशर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कम डिस्टेंस में जल्दी प्रेशर चेंज हो रहा है, तो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा है। अब मैंने तीसरी चीज आपसे क्या कही थी तीसरी चीज समझो, माय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। देख सकते हो आप, मैंने आपको बोला दिस इज माय आइसोबार, तो इन दोनों आइसोबार्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मेरा कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये है, तो ये मेरा क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। दूसरी एक और चीज मैं ऑलरेडी जो आपको समझा चुका हूं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जहां क्लोज होंगे आइसोबार्स वहां ज्यादा होगा, जहां दूर होंगे, ठीक है, वहां इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, आइसोबार्स वेयर क्लोज तो वहां पे ज्यादा होगा आपका, और डिस्टेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे कम होगा। इतनी सी बात सबको समझ आई। चौथी चीज, हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाइयर द वेलोसिटी ऑफ विंड, कि जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मेरा ज्यादा होगा, जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। अब मैंने आपसे कहा सिचुएशन नंबर बी और सिचुएशन नंबर सी दी मैंने आपको बोला यहां मेरा 28 मिलीबार, किसमें होगा भैया ज्यादा? आप बोलोगे सर सिचुएशन नंबर सी में, बिकॉज ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है, ज्यादा वेलोसिटी से विंड जाएगी। ओए होए होए, मजा आ गया। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाइयर द वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज, and pressure gradient force is weak where isobars are far away. Pressure gradient force is always perpendicular to the isobars, inversely proportional to the distance, and velocity is directly proportional to the pressure gradient force. यानी कि जितना pressure gradient force उतनी तेज velocity, जितना कम pressure gradient force उतनी मेरी कम velocity। इतनी सी बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको ये सारी चीजें लिख रखी हैं। डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर एक फोर्स जनरेट करता है, उस फोर्स को मैं बोलता हूं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, हाइयर रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। प्रेशर ग्रेडियंट जहां स्ट्रॉन्ग होगा वेयर आइसोबार्स आर क्लोज, और वीक होगा जहां आइसोबार्स आर अपार्ट। इतनी सी बात हमने कर ली। पहला फैक्टर हमने समझ लिया, विंड का पहला फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट।
दूसरा फैक्टर आइए, वो है जी मेरा कोरियोलिस फोर्स। सेकंड फैक्टर इज कोरियोलिस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरियोलिस फोर्स क्या है मेरा? देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी। सिंपल सी बात क्या समझाई थी कि जो मेरी अर्थ है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस and that axis is tilted by 23.5 degree with the normal to the line of elliptic plane। ठीक है, 23.5 डिग्री टू द नॉर्मल मेरा एंगल बनाती है। मैंने कहा ठीक है। सो द फोर्स विच कम्स इनटू द फोर्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। कि भाई एक जो इस रोटेशन की वजह से टिल्टेड रोटेशन पे मेरी अर्थ मूव करती है, उससे मेरी अर्थ के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको मैं बोलता हूं कोरियोलिस फोर्स। आपने कहा सर ठीक है, यहां सिंपल सी बात लिख लो, फोर्स जनरेटेड अगर आपसे कहे कोई कि भाई कोरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, भाग जाना वहां से कि गलत बात है। क्वेश्चन पेपर पूछे तो गलत बता देना। फोर्स जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? इस कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? इस कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स से होता है कि इट डिफ्लेक्ट्स, ये डिफ्लेक्शन करता है विंड का। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी अर्थ है, ये मेरा इक्वेटर, ये मैंने बोला आपसे मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने बोला आपसे सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपसे बोलूं कि कोरियोलिस फोर्स का काम क्या होता है? इट डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कैसे डिफ्लेक्ट करता है आप याद रखेंगे विद द हिंट एनआरआई, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट, एनआरआई। कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लो मेरी कोई विंड ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? ये राइट की तरफ मोड़ देगा इसको। इट विल डिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और मैं वहीं साउथ में जाता हूं, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा। चलिए बात को समझे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इट डिफ्लेक्ट्स द विंड। कैसे? टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इतनी सी बात क्लियर है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? सर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बेसिकली द फोर्स व्हिच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इतनी सी बात कोरियोलिस फोर्स की सबको समझ आई। चलिए तीसरी चीज देखो, हाइयर द वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, बात को समझना, वेलोसिटी ज्यादा होगी आपकी, तो वेलोसिटी तो आपका कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा होगा। सो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ विंड। मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सो इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखो हो क्या रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा। ठीक है, चौथी चीज जो आपको समझनी है कि भाई कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पे जीरो होगा, एंड इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी कि हाइयर द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड हाइयर द कोरियोलिस फोर्स। मेरा इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए मेरे इस जोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं। इस बात को जरा आप याद रखेंगे। इक्वेटर के पास मेरे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, जिसको मैं डोल्ट्रम बोलता हूं, वहां मेरे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जीरो है। इसको आगे भी हम समझेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जी साइक्लोन्स। तो मैंने कहा फोर्स जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, it deflects the direction of wind towards right in the northern hemisphere, towards left in the southern hemisphere. Velocity of the wind is, when velocity of wind is higher, Coriolis force is higher. And why velocity of wind is high? When pressure gradient force is high. And Coriolis force is also directly proportional to the angle of latitude. यानी कि this is zero at equator and maximum at poles. पांचवी चीज, pressure gradient force is perpendicular to Coriolis force.
यानी कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी, ये आपको याद रखनी है और इन्हीं बातों से आपका पूरा काम चल जाएगा। आइए अब जरा तीसरा फोर्स हम समझते हैं अपना। ठीक है, अब देखो इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जब लो प्रेशर एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय लो प्रेशर एरिया। ठीक है, इस लो प्रेशर, अब इसके आसपास मेरा हाई प्रेशर एरिया है। हालांकि साइक्लोन में भी हम पढ़ेंगे, यहाँ एनसीईआरटी में आपके इसी टॉपिक पे गिवन है ये, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो। तो भाई मेरा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। मेरी विंड जाएगी, ठीक है, बट इट विल गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, डिफ्लेक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, सॉरी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर राइट आना, ये भी राइट में डिफ्लेक्ट होगी। यहां से मेरी हाई से लो आई, ये भी मेरी राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन द सेम वे यहां भी सेम चीज होगी, राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं ये पैटर्न बताता हूं अपने नदर्न हेमिस्फीयर में, सो द सर्कुलेशन अराउंड माय लो प्रेशर एरिया, कौन सी डायरेक्शन बनी मेरी, दिस वे, wind will circulate around the low pressure area in an anti-clockwise direction, in northern hemisphere around the low। इसी को मैं क्या बोलता हूं, साइक्लोन। यानी विंड सर्कुलेशन अराउंड द लो आर नोन एज साइक्लोन्स। और ये एंटी क्लॉकवाइज के होते हैं। आज तक किसी ने आपको ये लॉजिक नहीं दिया होगा, क्योंकि इस डिफ्लेक्शन के कारण आपके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वहीं क्या होगा कि जब मेरा लो प्रेशर एरिया ट्रॉपिकल एरियाज में बनेगा, इन द ट्रॉपिकल एरियाज, या सॉरी मैं कहूं आपसे ट्रॉपिकल नहीं, एग्जैक्टली मैं आपसे कहूं कि भैया मेरा इक्वेटर के पास जब बनेगा, तो क्या होगा कि मेरा वहां कोरियोलिस फोर्स जीरो है, मेरा कोरियोलिस फोर्स जीरो है, तो मेरी विंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहां से जो मेरी विंड्स आएंगी वो कभी राइटवर्ड डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा। और क्या होगा, ये लो प्रेशर एरिया विल गेट फिल्ड, इक्वेट हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इस लो प्रेशर एरिया पे आकर के विंड जो है फिल कर लेंगे इसे, एक इक्विलिब्रियम बन गया, तो देयर इज नो साइक्लोन एट द इक्वेटर। छोटे छोटे बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और इतना ही है। ठीक है, अब लोगों के साथ रहता है कि क्लाइमेटोलॉजी है, बहुत हार्ड है, क्या है जीवन में, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है, इतनी है क्लाइमेटोलॉजी आपकी। ठीक है, बस आपको यह है कि बस जो इंसान आपको बता रहा है वो एग्जैक्ट आपको वो पॉइंट्स बता दे जिनके आपके टॉपिक से नीड है, उसको खुद क्लैरिटी हो जो आपको बता रहा है। दूसरी चीज आपको क्लियरली बता दे, शॉर्ट में इतना बता दे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद तो आपने रीड कर ही लेना है। इतनी सी है क्लाइमेटोलॉजी। आप पूरी क्लाइमेटोलॉजी खत्म होने के बाद मेरे से कहोगे कि सर खत्म, मतलब खत्म, टाटा, बिल्कुल टाटा। बट आपको कभी ऐसे, कभी भी किसी भी एक सिंगल मूवमेंट पे मैं ऐसा फील नहीं कराऊंगा कि मैंने आपको कोई चीज रटा दी कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्यों है साइक्लोन, हाँ रट लो। क्यों, क्योंकि मैंने खुद ये, जब मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में सेम चीजें चलती थी। मैंने कहा मेरे को किसी ने नहीं समझाया, ये मैं जहां पढ़ता था वहां भी नहीं समझाया किसी ने। मैंने ऐसे एक दिन मैं ड्रॉ कर रहा, मैंने देखा राइट में डिफ्लेक्ट होता मामला, तो मैंने कहा अरे बन तो गया है, बन तो गया एंटी। ना ये मेरे एनसीईआरटी में के बने, ना किसी बुक में मैंने पढ़ा है, अपने दिमाग से बना लिया, आपको समझा दिया, बात खत्म, आपके लिए हो गई चीजें इजी। अब जरा ये आगे। तो मैंने आपको बताया मेरे चीतों, विंड, विंड पे किस किस का इफेक्ट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, rate of change of pressure with respect to the distance, higher the pressure gradient force, higher the velocity of the wind, pressure gradient force is perpendicular to the isobars। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, कोरियोलिस फोर्स also affects the, also deflects the wind towards the right in the northern hemisphere, towards the left in the southern hemisphere। pressure gradient is directly proportional to angle of latitude, directly proportional to velocity of wind, directly proportional to pressure gradient force but perpendicular to the pressure gradient force। ठीक है, pressure gradient force is highest at the poles, zero at the equator। When it is zero at the equator, so low pressure generated is filled by the air without creating a circular movement, that's why no cyclones are formed in the at the equator। इतनी सी बात मैंने आपको बताई। तीसरा जो फोर्स होता है वो तो बच्चे जैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है कि भाई जब मेरी विंड जाएगी, अब विंड मेरी जाकर के लैंड मास से टकराएगी, बिल्डिंग से टकराएगी जो लैंड मास पे बनी हुई है, और भी लैंड मास से टकराएगी, ओशियंस पे मेरी विंड जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, वेव्स लेकर के आएगी, तो विंड की एनर्जी डिटेरियोरेट होगी मेरी। ठीक है, विंड्स मेरी स्लो डाउन होंगी, तो उससे भी मेरी स्पीड ऑफ विंड पे इफेक्ट पड़ता है बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। इट इफेक्ट्स स्पीड ऑफ विंड ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड्स अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 से 3 किलोमीटर के ऊपर आपका लैंड मास खत्म हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है, तो फिर तो वो आराम से। ठीक है, ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। मैंने आपको बताया कि सी सरफेस पर फ्रिक्शन आपका मिनिमम होगा, क्योंकि वहां सिर्फ वेव्स लानी है उसे, कोई कॉन्टिनेंटल लैंड मास नहीं है। कॉन्टिनेंटल लैंड मास नहीं है तो स्पीड उसकी कम स्लो होगी, बस वेव्स में यूटिलाइज होगी विंड। ठीक है, राइज एंड फॉल इन द
Ocean by the frictional force of the wind is called tide. No, it's called wave. Rise and fall in the ocean because of the gravitational pull of the sun and the moon. Tide. ठीक है, पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी में, वो भी इतने ही अच्छे से पढ़ेंगे हर टॉपिक, डोंट वरी। ठीक है, तो तीन फोर्स मैंने समझ लिए विंड में, कौन सा, कोरियोलिस, प्रेशर ग्रेडियंट और फ्रिक्शनल। अब जरा आइए आपकी जिंदगी का असली मजा अब आएगा। एक विंड और समझ लेते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड, यहां पे चलते चलते। ठीक है, मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके लिए एक दो चीज और, रुक जाइए। इतना भरोसा तो मैं कर नहीं सकता आपसे कि आप घर जाके पढ़ोगे पढ़ा करो। ठीक है, कोई भी डाउट आए आपको, आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे मजा आएगा आपसे बात करने में कि मजा आ रहा है कि नहीं आपको पढ़ने में, आप बताते नहीं हो। चलो, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसी फोर्स को, जो फोर्स ये काम करता है, उसको मैं बोल देता हूं मेरा कोरियोलिस इफेक्ट। डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट in the northern hemisphere and to the left in the southern. Deflection is more when the wind velocity is high. Coriolis force directly proportional to the velocity of wind. मैं बता चुका हूँ। Coriolis force is directly proportional to angle of latitude, maximum at poles, absent at the equator. कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपका टेंशन मत लो। Coriolis force परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है किसके, आइसोबार के। Higher the pressure gradient force, more is the velocity and larger is the deflection. तीनों रिलेशन मैंने बता दिए। As a result of these two forces एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन कौन सा, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो मेरा लो प्रेशर एरिया बनता है उसके आसपास हाई प्रेशर एरिया से सर्कुलेशंस आते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। एट द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, विंड जो है परपेंडिकुलर रहती है आइसोबार्स के, लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग, इंटेंसिफाई नहीं होता, वो सर्कुलर मूवमेंट्स में फिल हो जाता है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि विंड जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसीलिए नो साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एट द इक्वेटर। याद रखेंगे इस चीज को। अब आपसे पूछे कोई व्हाई साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट द इक्वेटर, से बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या है, जियोस्ट्रोपिक विंड्स की एक स्पेशल कंडीशन रहती है। आपको एग्जांपल दूंगा जियोस्ट्रोपिक विंड्स का, आज की ही क्लास में हम कवर करेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा। जेट स्ट्रीम्स आर आल्सो जियोस्ट्रोपिक विंड्स। जेट स्ट्रीम क्या होती है, दीज आर द हाई वेलोसिटी विंड विच ब्लोज इन द अपर ट्रोपोस्फियर। 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पे आपकी चलती है, कहीं 8 से 12 भी लिखा रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी मतलब आप समझ लो कि ऊपर चलती है, अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर में, और मेसोस्फियर की छोटी सी लेयर में भी चल जाती है, तो अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है मेरी जेट स्ट्रीम्स। ये क्या है, मेरी जियोस्ट्रोपिक विंड्स है। आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, और क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता अभी तक उन्होंने पूछा है, एक आध बार पूछा है बस, तो कभी भी आपसे आ सकता है, तो जरा इसको समझिए बात को। अब जरा बात करते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या है। मैंने आपसे कहा ये मेरे आइसोबार्स हैं, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैंने कहा ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपसे बताया कि भाई मेरा जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके से जाना चाहिए अलोंग दिस आइसोबार। बट जियोस्ट्रोपिक विंड्स में क्या होता है कि द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स है इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अपोजिट रहता है। सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू आइसोबार्स। विंड स्टार्ट ब्लोइंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द आइसोबार्स, and this type of wind which blows parallel to the isobars is known as geostropic winds. ये मेरे क्या है, आइसोबार्स है, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मैंने आपको बोला भाई ये मेरा क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, तो मैंने आपको बोला कि भाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स and such a type of wind is known as geostropic winds. Example is jet stream. याद रखेंगे इस चीज को। यानी सिंपल सी बात क्या है कि भाई जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या है कि सर व्हेन माय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, विंड स्टार्ट flowing in the direction parallel to the isobars and such a wind is known as geostropic winds. इतनी सी बात है और कोई टेंशन लेने वाली समस्या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वेलोसिटी ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड इज पैरेलल टू द आइसोबार्स, प्रेशर ग्रेडियंट इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब जरा बात करेंगे कि भाई जब मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की जियोस्ट्रोपिक विंड्स की बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको क्यों जा रही है, वो आप मेरे को खुद बताओगे। चलिए नाउ साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स मैंने बता दिया आपको कि भाई विंड सब, हालांकि हम ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे बट जो एनसीईआरटी में गिवन है मैं उस सीक्वेंस में भी बता रहा हूं आपको कि एक भी चीज आपकी मिस ना हो जाए। तो विंड सर्कुलेशन
जो मेरे अराउंड द लो प्रेशर एरिया बनता है उसको मैं बोलता हूं क्या, ये मेरा लो प्रेशर एरिया, इसके आसपास जो मेरा सर्कुलेशन बनेगा ये है मेरा साइक्लोन, और विंड सर्कुलेशन अराउंड द हाई प्रेशर एरिया, कि भाई मेरा यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, इसके चारों तरफ लो प्रेशर है, तो विंड फ्रॉम हाई प्रेशर विल गो टुवर्ड्स द लो प्रेशर एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन ये सर्कुलर मूवमेंट्स बनाएगा, उसको बोल देता है एंटी साइक्लोन्स। डायरेक्शन ऑफ विंड क्या रहती है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की टेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साइक्लोन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको रीजन भी अभी बताया, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन। अब दोबारा आपको जानना है तो जरा फटाफट से बता देता हूं, आओ, रटेंगे नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में हूं, ये है मेरा लो प्रेशर एरिया, ये है मेरा हाई प्रेशर एरिया, ये भी मेरा हाई प्रेशर एरिया, ये भी मेरा हाई प्रेशर एरिया, इधर भी हाई प्रेशर एरिया। तो मेरे लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ आसपास है हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरी क्या है, विंड चली, ठीक है। तो विंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, विंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा जो सर्कुलेशन है वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। तो इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज क्लॉकवाइज, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर हम एंटी साइक्लोन की बात करें उसका अपोजिट हो जाएगा कि क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बाकी हम साइक्लोन्स में डिस्कस करते हैं। अब जरा आ जाते हैं बड़े ही जबरदस्त प्यारे टॉपिक पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स। एंड ट्रस्ट मी, आई एम प्रोमिसिंग यू, आई एम गिविंग यू माई ओन वर्ड्स। आज तक आपको लाखों दिक्कतें सही प्रेशर बेल्ट समझने में, आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं मांग रहा, 10 से 15 मिनट अपनी दे दो, आपका ये टॉपिक में उधेड़ के फेंक दूंगा। आओ जरा बात करते हैं, आओ जरा बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स का सिस्टम मेरा क्या है। मैंने आपसे बोला कि जी हम अपनी अर्थ बना लेते हैं, थोड़ा गोल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो समझ जाना, कोई बात नहीं। अब जरा हम आगे बात करते हैं जस्ट अ सेकंड। चलिए, मैंने कहा ये मेरा इक्वेटर है, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला ये मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री। दूसरा मैंने आपसे बोला कि भाई ये मेरा एक रीजन है एंड दिस इज 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही मेरा साउथ में एक रीजन है, मैंने आपको बोला, एक सेकंड रुको, कलर चेंज कर लेते हैं। बस मैं आपसे आपके 10 से 15 मिनट मांग रहा हूं, आप कहोगे मजा आ गया सर जीवन में। 30 से 35 डिग्री, यहां भी मेरा 30 से 35 डिग्री मैंने मान लिया, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ, सॉरी। ठीक है, आइए अब इसके आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला एक और रीजन है मेरा बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री। मैंने आपको बोला तो ये मेरा एक और रीजन है जिसको मैं बोलूंगा कहां से कहां तक है, 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ। और फिर मैंने आपको बोल दिया मेरा एक और रीजन है, वो है मेरा 90 डिग्री नॉर्थ। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे मैंने आपसे यहां बात करी, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे जरा 60 डिग्री साउथ यहां दे दो, 65 साउथ यहां दे दो, और मेरे को 90 डिग्री साउथ यहां दे दो। आपने कहा सर ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको यार इधर रख लेते हैं, इधर हम सेल्स बनाएंगे। 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री साउथ, सॉरी नॉर्थ ही। अब जरा बात करेंगे, अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा इक्वेटर पे होता क्या है, इसको भी इधर लिख लेते हैं, जस्ट सेकंड। 0 डिग्री। अब मेरा ओवर द ग्लोब होता क्या है कि मैंने आपसे बोला कि भाई इक्वेटर जो है रिसीव्स द मैक्सिमम इंसोलेशन फ्रॉम द सन। तो यहां पे जो इसकी सरफेस पे क्या है, एयर जो है मेरी हीट अप होती है, हीट होती है तो राइज करती है। आपने कहा बिल्कुल सर राइज करेगी, एयर विल राइज। आपने कहा सर सही है। अब मैं ऊपर जब मेरी एयर आती है ट्रोपोस्फियर तक, मैंने आपको बताया था एयर स्टार्ट्स कूलिंग डाउन। जब ट्रोपोस्फियर पे एयर मेरी पहुंचती है इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, और जैसे ही वो कूल करेगी तो एक ब्रांच उसकी जाएगी इधर दूसरी ब्रांच जाएगी इधर, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगी ट्रोपोस्फियर पे पहुंच के मेरी एयर,
और जब वो कूल हो जाएगी तो इट विल सबसाइड डाउन, इट विल सबसाइड डाउन और नॉट, इट विल डेफिनेटली सबसाइड डाउन। आपने कहा सर ओके, तो आएगी जी नीचे, इक्वेटर से गई ऊपर, फिर मेरी ट्रेवल करी, फिर मेरी वापस आ गई, यहां इक्वेटर से गई, फिर मेरी ट्रेवल करी, फिर मेरी यहां वापस आ गई, इट डिसेंडेड। मैंने कहा ओके। उसके साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स क्या हुआ कि भाई उसके साथ साथ मेरी इसकी एक ब्रांच जाएगी इधर और एक ब्रांच जाएगी इधर। आपने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ क्या होगा कि मेरे जो पोलर रीजन्स हैं, पोलर रीजन से जो मेरी एयर आएगी वो मेरी एयर कैसी आएगी, कोल्ड, मेरी कोल्ड एयर आएगी। और इन कंपैरिजन टू दिस कोल्ड एयर, जो मेरी इन कंपैरिजन टू दिस कोल्ड एयर जो मेरी सब टेम्परेट रीजन से जा रही है वो कैसी होगी, हॉट होगी, हॉट होगी और ये कोल्ड होगी, तो ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, दे विल राइज असेंड। और इसकी एक ब्रांच आगे इसमें मिल जाएगी और इसकी एक ब्रांच जाएगी आपके पोल्स पे। सेम क्या होगा कि मेरी पोल्स से आएगी, ये राइज करेंगी, एक ब्रांच मेरी इसमें मिल जाएगी कंप्लीटली जा करके और दूसरी मेरी आ जाएगी टुवर्ड्स द पोल्स, जो है वो सबसाइड करेगी। अब यहां हुआ क्या, बात को जरा वन बाय वन मेरे साथ समझना और बात बताते चलना। मैंने कहा ये मेरा इक्वेटर, आपने कहा यस सर। इक्वेटर मैंने बोला कि भाई मेरी एयर ऊपर गई, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। सर ये बनेगी मेरी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। आपने कहा ओके सर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, मैंने आपसे कहा जब हम यहां पहुंचे नियरली 30 टू 35 डिग्री जब लैटिट्यूड्स पे पहुंचते हैं नॉर्थ और साउथ, तो ये जो मेरी एयर है, जो मेरी एयर है वो डिसेंड करने लगती है। जब मेरी ये एयर डिसेंड करेगी तो यहां कैसा रीजन बनाएगी, जब एयर डिसेंड कर रही है, कूल एयर है, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो ये मेरी क्या बनेगी, कौन सी बनेगी, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। ये मेरी कौन सी बेल्ट बनेगी, हाई प्रेशर बनेगी। तो जरा फटाफट से इसको बता लेते हैं, हाई प्रेशर, तो मेरी बनेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ठीक है सर। उसके आगे हम चले उसके आगे हम चले तो मैंने आपको बताया, उसके आगे हम चले कि भाई हमारी एक ब्रांच इधर गई और एक ब्रांच मेरी पोल से आई, तो एक ये मेरी ठंडी हवा थी, ये मेरी गर्म हवा है, क्या ये मिक्सअप हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, तो दे विल राइज, एक वैक्यूम बनेगा और ये राइज करेंगी। जब ये राइज करेंगी तो दे विल क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो मेरा क्या बनेगा, सब पोलर लो, ठीक है। फिर जो मेरी एयर है वो सबसाइड कर रही है, कूल एयर कहां पे, पोल्स पे, तो पोल्स पे मेरी कौन सी बनेगी, पोलर हाई, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहां भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और यहां कौन सी मेरी, सब पोलर लो। अब जरा मेरे को बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, मैंने सिंपल सी बात करी थी आपसे, अब जरा एक और बार बार समझेंगे। ज्यादा ज्यादा डिलीट हो गया कोई नहीं, बना लेंगे उसको। ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा ना आपके, आप भी कहोगे सर इतना अच्छा समझ नहीं आया पहले। आओ जरा बात करते हैं, पहले हम अपनी अर्थ कंप्लीट कर लेते हैं। अब जरा बात को वन बाय वन समझते चलो। मैंने आपको बस सिंपल सी इतनी बात बताई है, इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर विल राइज, एयर राइज करेगी, राइज करने के बाद इसकी एक ब्रांच इधर चली जाएगी, एक ब्रांच इधर आ जाएगी। अब ये कूल डाउन हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी तो इट विल सबसाइड डाउन, इट विल सबसाइड डाउन। जैसे ये सबसाइड करेगी, इसकी एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, ठीक है। उसी तरीके से यहां सबसाइड करेगी और एक ब्रांच इधर, एरो बना लेते हैं साथ के साथ, ठीक है, और एक ब्रांच इधर चली जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक कन्वेक्टिव सेल बना, एयर का कन्वेक्टिव सेल। मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन ऑफ द एयर, वर्टिकल फ्लो विंड नहीं होता, वर्टिकल क्या होता है, एयर करंट्स होते हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल बोलूंगा। और ये मेरा कौन सा सेल बनेगा, हेडले सेल सॉरी, कौन सा सेल होगा मेरा, हेडले सेल। आपने कहा ठीक है सर। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि मेरे पोल्स हैं, पोल से भाई मेरी कैसी एयर आएगी, कोल्ड। मैंने आपसे कहा यहां से मेरी जो एयर जा रही है रिलेटिवली वार्म है इन कंपैरिजन टू दिस कोल्ड एयर, दे विल नॉट मिक्स, दे विल राइज, दे विल राइज।
ठीक है, तो एक ब्रांच जो है मेरी आकर के इससे मिल जाएगी और दूसरी ब्रांच मेरी क्या है, वो पोल्स पे ठंडी एयर होने के कारण सबसाइड करेगी। अब जब सब यहां से ये ऊपर चली गई, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल लो आपका बनाया, सॉरी सब ट्रॉपिकल हाई हमारा सब पोलर लो बनाया, यहां से ऊपर चली गई, मिक्स नहीं हुई, तो भैया ये मेरा पूरा कन्वेक्टिव सेल बना, इसको मैं क्या बोलूंगा, फेरल सेल। और जो लास्ट बचा बन रहा है उसको मैं बोलता हूं पोलर सेल। तो इन दिस वे माय एयर सर्कुलेट्स इन द कन्वेक्टिव सेल्स एंड फॉर्म्स माय प्रेशर बेल्ट्स। तो कितनी प्रेशर बेल्ट बनी मेरी, सबसे पहली मेरी कौन सी थी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरी कौन सी थी, सब ट्रॉपिकल हाई, दूसरी और तीसरी, फिर क्या बनी मेरी चौथी, सब पोलर लो, पांचवी भी सब पोलर लो, छठवीं बनी मेरी क्या, पोलर हाई, और सातवीं बनी मेरी polar high pressure belts. So there are total 7 atmospheric pressure belts which are formed by the heating of the atmosphere. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हीट हुआ वैसे वैसे। अब जरा एक बात और समझो, इसी में हम एक और बात करेंगे। एक और बात क्या करेंगे, चलो दूसरे पेज पे कर लेते हैं। अब यहां एक अर्थ बना लेते हैं पहले। मैंने आपसे बोला ये है मेरा 0 डिग्री, ये क्या है मेरा 0 डिग्री, इसको मैं बोलता हूं जी इक्वेटर। यहां पे मेरी कौन सी बेल्ट बनेगी, यहां पे मेरी बनेगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी इक्वेटोरियल हाई प्रेशर, नॉट पोलर, इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट। दूसरा मैंने आपको बोला बिटवीन 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड मेरी कौन सी बेल्ट बन रही है, वो बन रही है मेरी सब ट्रॉपिकल हाई। फिर मेरी कौन सी बनेगी, सब पोलर लो, और लास्ट में कौन सी बनेगी, पोलर हाई। इन द सेम सेंस में नीचे आऊं तो मेरी कौन सी बनेगी, सब ट्रॉपिकल हाई, फिर सब पोलर लो, और तीसरी जो आखिरी सातवीं बेल्ट मेरी बनेगी वो बनेगी पोलर हाई। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ विंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ विंड्स में मैंने क्या बोला, विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, मेरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आपने कहा सर बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा कोरियोलिस फोर्स याद है, आपने कहा हाँ सर याद है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, सर इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। तो कौन सी डायरेक्शन हुई मेरी इनकी, नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन से आ रही है विंड मेरी डिफ्लेक्ट होने के बाद, ईस्टर्न डायरेक्शन से। इसीलिए मैंने क्या बोल देता हूं, ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज, इन्हें क्या बोलूंगा मैं, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स भी इन्हें बोल देते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड हमारा इसी एरिया में होता है, इसी एरिया में मैक्सिमम ट्रेड हमारा होता है, तो इसीलिए इन्हीं ट्रॉपिक्स के बीच में, इसीलिए हम बोल देते हैं 0 टू 35 डिग्री, 35 डिग्री, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए ट्रेड विंड्स भी बोल देते हैं। क्योंकि जो भी शिप्स आपके आते हैं उनके नेविगेशन में हेल्प करती है, जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उस डायरेक्शन में ही आपका सिपारा है, तो उन्हें वो इनको अपने साथ ले आती हैं। तो अब तो खैर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे नेविगेशन है, पहले अरब ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो इन्हें बहुत अच्छे से यूज करते थे। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, फिर से मेरा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, सो बिटवीन 30 टू 35, ठीक है, और ये मेरा 60 टू 65 है, ये मेरा 90 है, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। इसी तरीके से 0, 30, 60, 90, साउथ साउथ साउथ। अब जरा बात को समझेंगे, फिर मेरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर in this region deflected towards the left, तो ये मेरी कौन सी विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज। तो इस रीजन में मेरी कौन सी चलेंगी, वेस्टर्लीज। पोलर में क्या होगा, फिर हाई से लो, और यहां भी हाई से लो, दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस, दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। तो फिर से मेरी पोलर ईस्टर्लीज आ जाएंगी आपकी।
सो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई कौन से लैटिट्यूड्स पे आपकी कौन सी विंड्स चलती हैं, उसका आप ध्यान रखोगे। और इन्हीं के साथ, इन्हीं ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज के साथ क्या होता है, अब जब ये वेस्टर्लीज आएंगी, अब मेरा फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉन्टिनेंट, मेरी वेस्टर्लीज आ रही है, तो वेस्टर्लीज इस कोस्टल एरिया में ज्यादा रेनफॉल लेकर आएंगी, इस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में। जब ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में जाएंगी तो इनके पास से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जहां बारिश कम होगी। ईस्टर्लीज आ रही है, ईस्टर्लीज जो विंड्स आती है ऐसे, साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ भी आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आया वो लीवर साइड पे हमारे ज्यादा बारिश कर देता है, अंदर जाते जाते मॉइस्चर खत्म, जा ही नहीं पाता, ठीक है, लीवर साइड पे जाके ड्राई हो जाता है। तो हमारे इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी विंडवर्ड साइड पे बारिश होती है, लीवर साइड पे नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर से विंड अपने साथ लेकर के आती है, चाहे आपके रेनफॉल से रिलेटेड हो, चाहे आपके टेम्परेचर से रिलेटेड हो। इन्हीं को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड द विंड सिस्टम। मैं समझता हूं कि सारी की सारी चीज आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए, वो अब आपको कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिंपली समझा दिया मैंने आपको यहां सिंपली आपको समझा दिया है कि भाई इक्वेटर से राइज करेगा हॉट एयर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, यहां सबसाइड करेगी, ठीक है, इसके साथ इसकी एक ब्रांच इधर आ जाएगी, ये पूरा सेल बन जाएगा मेरा फेरल, फिर यहां से एक ब्रांच इधर जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे पोलर रीजन से आएगा, पोलर रीजन से हॉट एयर, वो सॉरी कोल्ड एयर आएगी, हॉट है, ये दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगी, राइज करेंगी, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, और उसी के साथ फिर ये पोलर रीजन पे जाकर के मर्ज हो जाएंगी। इन दिस सेंस हमारे 3 कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं। उसके साथ साथ कुछ चीजें और ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ कुछ चीजें और ध्यान रखेंगे, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड गाइस। उसी के साथ साथ एक और चीज का हम ध्यान क्या रखेंगे कि हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है, उस इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो मेरा रीजन होता है बिटवीन 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, दिस इज द वेरी काम जोन, बहुत काम जोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आकर के आपकी ईस्टर्लीज मर्ज करती हैं, ईस्टर्लीज मर्ज करती है इस तरीके से यहाँ से और इस तरीके से यहाँ से, तो ये दोनों क्या है, मिक्सअप नहीं हो पाती और ये राइज करती है, तो यहाँ पे बहुत काम जोन बनती है। पहले ऐसा होता था कि अगर इस जोन में आपका शिप है तो वो महीनों, ठीक है, कई हफ्ते उसी जगह पे खड़ा है, बिकॉज दिस इज द काम जोन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम ये काम जोन होती है बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसी को मैं बोलता हूँ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बिकॉज यहाँ पे आकर के आपकी 2 विंड कन्वर्ज करती हैं। उसी तरीके से जब मैं 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाता हूं, 30 डिग्री लैटिट्यूड, वहां भी सेम काम सिचुएशन आपकी बनती है, और इसको मैं बोलता हूं हॉर्स लैटिट्यूड। इसको मैं क्या बोलूंगा? हॉर्स लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ 30 डिग्री, इसको मैं बोलूंगा हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये भी बहुत काम जोन है। तो पहले एंशियंट टाइम्स पे क्या होता था, जब आपके अरब ट्रेडर्स आते थे, तो अरब ट्रेडर्स आते थे तो शिप में वो अपने घोड़े लेकर के आते थे, ठीक है, घोड़े लेकर के आते थे, तो देखते थे ये बिल्कुल काम जोन है, यहाँ पे 2 आकर के एयर मर्ज कर रही है, तो वो बिल्कुल काम जोन बन जाती है उनके बीच में, ठीक है, मूव नहीं करती, विंड फ्लो नहीं होती, तो आपका शिप मूव नहीं करता, तो वो कई हफ्तों तक एक जगह खड़े रहते थे। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए जब उनके पास पानी की कमी होने लगती थी, तो टू सेव द वाटर वो घोड़ों को जो है कुर्बानी दे देते थे और उनको समुद्र में फेंक देते थे कि हमारे लिए राशन बचेगा। तो ये क्या होता था, दिस इज बिकॉज द हॉर्स लैटिट्यूड, काम जोन है, विंड वहां बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करती, आपका शिप स्टेबल हो जाता है इन द डोल्ड्रम्स एंड हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये याद रखें, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग जोन बन रही है हमारी, दोनों विंड्स की। कन्वर्जिंग जोन कैसे बन रही है मैंने आपको समझाया, देखो आओ कि भाई मेरी जो ईस्टर्लीज है इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, ये विंड भी यहाँ पे आ रही है, दोनों विंड एक ही डायरेक्शन से यहाँ पे आकर कन्वर्ज कर रही है, तो काम जोन बन जाएगा मेरा। इसी तरीके से मेरे 30 डिग्री पे होता है कि यहां से गई आपकी हाई प्रेशर से विंड, यहां से गई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड, यहां पे क्या है, काम जोन बन गया 30 डिग्री पे, क्योंकि वहां से अलग जा रही है, एक जगह कन्वर्ज हो रही है, एक जगह डाइवर्ज हो रही है, तो बिल्कुल काम जोन बन गया वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, इसीलिए मैंने बोल देता हूं हॉर्स लैटिट्यूड्स। अच्छा, उसके साथ एक और चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब मैं अपने सदर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल जो लैंड मास है वो काफी कम है, आपकी सबसे ज्यादा नीचे तक कौन जाता है, आपका कौन सा प्लेनेट जाता है, वो जाता है आपका साउथ अमेरिका, प्लेनेट और कॉन्टिनेंट। तो वहां पे लैंड मास बहुत कम है, लैंड मास कम है तो विंड पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, विंड पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है तो विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ द साउंड दे प्रोड्यूस, वहां पे 3 विंड्स की मैं और बात करता हूं, रोरिंग 40 डिग्री साउथ, ये सिर्फ साउथ में चलेंगी, याद रखना, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ,
ऑफ द लैटिट्यूड। नॉर्थ में क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा विंड पे, डायरेक्शन कम होगी, तो यहाँ पे जो साउंड ये बनाती है इसीलिए इनको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, 50s एंड 60s, ये तीनों मेरी साउंड इफेक्ट्स के कारण इनको मैं नए नए नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आइए जरा अब बात कर लेते हैं, जो चीज हमने समझी उसके बेसिस पर फटाफट से क्या क्या चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है। प्रेशर बेल्ट्स आर दोज एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो एरियाज होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं? वेयर द सेम प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लैटिट्यूड। जैसे मैंने बोला इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो। नियर द इक्वेटर सी लेवल प्रेशर इज लो और एरिया को इक्वेटोरियल लो कहते हैं। 30 डिग्री और 30 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर बनता है मेरा, सब ट्रॉपिकल हाई। 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में मेरा सब पोलर लो बनता है, और 90 डिग्री पे मेरा क्या बनता है? पोलर हाई रीजन बन जाते हैं। ठीक है, नियर द पोल्स प्रेशर इज हाई, और इसको मैं पोलर हाई बोलता हूं। दीज प्रेशर बेल्ट्स आर परमानेंट इन नेचर। ठीक है, परमानेंट तो है नेचर में, बट दे ऑसिलेट। जैसे मैंने आपको बताया था, सोल्स्टिस पढ़ाया, सोल्स्टिस के टाइम पे क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बिहेव लाइक आईटीसीजेड, क्योंकि वर्टिकल रेस पड़ रही है। आपके समर सोल्स्टिस के टाइम पे, विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक आईटीसीजेड, डोल्ड्रम्स। So these pressure belts are permanent in nature. However, they oscillate because of the apparent movement of the sun, the rotation of the earth on its tilted revolution of the earth throughout on its tilted axis. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है मूव करता रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक हमने शुरू में पढ़े थे वो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा आगे। फाउंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमारी इक्वेटर पे होती है, और यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप होती है, जिसको मैं डोल्ड्रम्स बोलता हूँ। डोल्ड्रम्स आर वेरी काम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत आए हैं, तो ध्यान रखेंगे क्या बताया मैंने। यहाँ पे क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स आगे कन्वर्ज करती है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, चलिए नाउ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स क्या है मेरी? 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को मैं हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलता हूं। मैंने आपको बताया 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों है ये? क्योंकि भैया यहां से एक आपकी विंड ऐसे चली जाती है, एक विंड ऐसे चली जाती है, लीविंग अ काम जोन हेयर। ठीक है, क्योंकि सबसाइडिंग एयर पार्सल्स, और या फिर आप कहो जो सबसाइड करते हैं आपके एयर पार्सल्स, जो मैंने आपको समझाए, अप्लाई ट्रेमेंडस प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे और ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द सरफेस टू फिल द लो वैक्यूम ऑन द इक्वेटर, कि वहां से आपकी जो एयर है वो ड्रिफ्ट करती है, काम एरियाज बनते हैं जिनको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली वैक्यूम टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर जनरेट होता है वेयर द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर रिमेन्स वेरी स्लो, यानी कि विंड ना के बराबर होती है। जो मैंने आपको बताया कि आपके जो शिप्स हैं वो खड़े रह जाते थे। सब पोलर लो मैंने बता दी 55 से 65 60 से 65 डिग्री के आसपास बनती है। पोलर लो आपकी 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में बनती है। इसके साथ साथ हमने जनरल सर्कुलेशन की बात कर ली। सॉरी, जनरल सर्कुलेशन में मेरा क्या होगा कि मेरी प्रेशर बेल्ट्स बनेंगी, इक्वेटर से आपकी हवा ऊपर जाएगी, फिर सबसाइड करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पोलर पे सबसाइड करेगी। तो इस तरीके से मेरी जो है प्रेशर बेल्ट्स बन जाती है। अब जो मेरी ये विंड सिस्टम है, किन किन फैक्टर्स पे विंड मेरी डिपेंड करेगी? लैटिट्यूडनल वेरिएशन, मैंने बता दिया लैटिट्यूडनल वेरिएशन पे आपका कोरिलेस फोर्स डिपेंड करता है, और उसी लैटिट्यूडनल वेरिएशन पे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, तो विंड भी डिपेंड करेगी। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, कौन सी बेल्ट कहां पे है? माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, जैसे सन का माइग्रेशन हो रहा है ऊपर से नीचे, उस पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरिलेस फोर्स। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन इसके बाद मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि भाई आईटीसीजेड से क्या होता है आपका, कैसे सेल्स बनते हैं, फेरल, पोलर एंड हेडले सेल। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स फटाफट से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, जो चीज अब तक हमने समझी है उनका फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बताया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द कॉलम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वर्टिकल बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन ऑफ विंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाया करो आप। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़े एयर प्रेशर के बाद, तो मैंने आपसे बात करी विंड की। विंड मैंने समझाया फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेगी, जिस डायरेक्शन से आएगी वो नाम हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा उतना विंड की वेलोसिटी ज्यादा। उसके बाद मैंने बताया फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्पीड एंड द डायरेक्शन। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हायर द वेलोसिटी ऑफ द विंड। दूसरा बताया मैंने कोरोलेस फोर्स, द फोर्स व्हिच कम्स इनटू फोर्स बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस
and which reflects the direction of the wind towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. ये चीज हमने बात करी. Coriolis force is directly proportional to the velocity of wind, directly proportional to the angle of latitude, directly proportional to the pressure gradient force, and its direction is always perpendicular to the pressure gradient force. However, a special kind of wind exists where Coriolis force balances the pressure gradient force and wind start blowing parallel to the isobars, and that wind is known as geostrophic winds. ये बात करी हमने. तीसरा हमने समझा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स. अब इसके बाद हम फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के बाद आए तो हमने पढ़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स. कितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हैं? 7 प्रेशर बेल्ट. बनती क्यों है? बिकॉज ऑफ द एयर कन्वेक्शन. एयर कन्वेक्शन से मेरे 3 सेल मैंने पढ़े. हेडले में क्या हो रहा था? इक्वेटर से ऊपर गई हवा, ठीक है, दूर गई, फिर यहाँ सबसाइड करी और फिर यहाँ से एक ब्रांच आ गई, तो ये मेरा क्या बन गया था? हेडले सेल. फिर मैंने बात करी दूसरी, फेरल सेल. फेरल सेल पे मेरा क्या हुआ कि भाई जो मेरी एयर सबसाइड करी, इक्वेटर से जो एयर आई थी और वो कूल होकर जब सबसाइड करी तो पोल से एक एयर आई और ये हॉट और कोल्ड होने के कारण दोनों मिक्सअप नहीं हो पा रही थी, तो ये ऊपर गई और यहाँ पे मेरा ये पूरा एक सर्कुलेशन बना जिसको मैंने बोल दिया क्या? फेरल सेल. और पोलर सेल भी ऐसे बना मेरा. तो 3 हमने बात करी. इन्हीं 3 पोलर सेल्स के बेसिस पे हमने 7 प्रेशर बेल्ट्स की बात करी. 7 प्रेशर बेल्ट्स की बात करी. तो इन 7 प्रेशर बेल्ट्स में मैंने आपको कौन कौन सी बेल्ट समझाई? सबसे पहले समझी हमने इक्वेटोरियल हाई प्रेशर. दूसरी हमने समझी कौन सी? सब ट्रॉपिकल हाई. 2 सब ट्रॉपिकल हाई थी मेरी 30 से 35 डिग्री. 60 to 65 डिग्री में मेरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन रही थी एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन रही थी. 2 2 4 2 6 और 1 7 प्रेशर बेल्ट्स मेरी बन रही थी. उसी के साथ मैंने बात को समझा कि सब ट्रॉपिकल हाई को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं. 2 रीजंस की वजह से कि एक तो यहाँ पे एयर जो है वो काफी स्टेबल है क्योंकि दूर जा रही है दोनों, एक वैक्यूम छोड़ करके जा रही है और वो वैक्यूम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है क्योंकि पोल से ठंडी हवा, इधर से गर्म, वो फिर से क्या है? अलग जा रही है. तो हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पे मेरा बनता है. उसके साथ साथ मैंने आपको समझाया प्रेशर बेल्ट्स के साथ कि आपके रोरिंग 40s 50s और 60s का सीन क्या है. उसके साथ साथ मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाई रोरिंग 40s आपकी है और फिर आपकी ये फ्यूरियस 50s बोलते हैं हम, और श्रीकिंग 60s. क्यों है ये? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स विंड के ऊपर कम है. इतनी चीज मैंने आपको बता दी. उसके बाद हमने बात करी विंड डायरेक्शन. विंड डायरेक्शन में हमने क्या समझा कि भाई हमारी जो ट्रेड विंड्स है वो कहां चलती हैं? 0 से 30 डिग्री. वेस्टर्लीज कहां चलती हैं? 30 to 60 डिग्री. फिर हमारी पोलर ईस्टर्लीज कहां चलती हैं? 60 डिग्री to 90 डिग्री. इनको मैं ट्रेड विंड्स भी कह देता हूं. और ये तीनों की तीनों विंड्स को मैं क्या बोलता हूं? प्लेनेटरी विंड्स और प्राइमरी विंड्स. व्हाई? बिकॉज दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर. एक पूरे साल आपकी चलती रहेंगी, इसीलिए मैं प्राइमरी और प्लेनेटरी विंड्स बोल देता हूं कि प्लेनेट पे हमेशा रहेंगी. और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है प्लेनेटरी के, मैंने वो फैक्टर्स बताए. इतनी सी बात है हमने इस क्लास में करी है. क्या आप 2 बार मल्टीपल रिवीजन करो तो क्या आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं हो सकते? क्या आपको कभी क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगा? नहीं आएगी. बट दिक्कत वही है कि इतनी मेहनत कौन करे. अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूं कि सीडीएस में ये 10 गलतियां ना करें. गलती नंबर 1, सिलेबस ना छोड़ के जाए. किस पागल को नहीं पता सिलेबस नहीं छोड़ते. दूसरी वीडियो में इंटरेस्टिंग बता दूं 5 कॉमन मेजर मिस्टेक्स. हाउएवर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा तो उनमें कुछ आपके लिए एसेंशियल मिलेगा. बट जो भी आप फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव चीज देखते हो, जो शॉर्टकट हमें दिखा वो पेपर निकालने के लिए बढ़िया. ठीक है, मैं अभी कोई नई साइकोलॉजिकल सीरीज ले आऊं आपके लिए कि प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ योर एग्जामिनर. प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ योर एग्जामिनर. क्या आपका एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन बनाता है, वो ऐसे ऑप्शन डालता है, इतने से इतने तक ए ऑप्शन ज्यादा सही होंगे, इतने से इतने तक बी सही होंगे. आपको बड़ा मजा आएगा जीवन में. लेटे लेटे मस्त एकदम कम्बल में वीडियो देखते रहोगे. तो डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स. देयर इज नो क्लियर शॉर्टकट. अल्टीमेटली आप चाहे 50 वीडियो देख के आओ, 60 वीडियो देख के आओ, मैं यही देख रहा हूँ कि मैं जो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूँ वो लोग भले ही कम लोग प्रेफर कर रहे हैं देखना, पर जो कर रहे हैं उनका पेपर तो निकल रहा है. और वहीं थोड़ी फैसिनेटिंग सी आपको वीडियो मिले, सबको देखने का मन करता है, मजा आता है. तो देयर इज नो शॉर्टकट. भाई प्यारे लोगों, ये सिंपल सी बात समझो, देयर इज नो शॉर्टकट. जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उतनी ही डेप्थ में आपको मल्टीपल रिविजन के साथ पढ़ने पड़ेंगे. और एक बार वो पढ़ लो तो बार बार उनसे पेपर निकालोगे. तो शॉर्टकट पे मत जाओ कि पीवाईक्यू करूंगा, जहां से ज्यादा पूछ रहे हैं वहां से कर लूंगा. भाई बदल देता है यूपीएससी की साइकोलॉजी आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता. सो डोंट फॉल फॉर द पीपल जो बताते हैं कि मेरे को यूपीएससी की साइकोलॉजी पता है, वो यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछ लेगी. हाँ, एक पैटर्न होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फॉलो होता है, उसी के बेसिस पे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ. बट डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट. प्लीज रिवाइज एंड मेक नोट्स एंड प्लीज स्टडी इन द मैनर एज द सेम वे, इन द सेम वे आई एम टीचिंग यू. तो जब मैं विंड की बात करता हूँ आइए, क्या कह रहे हो सर, बहुत सारा ज्ञान दे दिया. तो चलिए, जब हम विंड्स की बात करते हैं, पर मैं आपको सही ज्ञान दूंगा, टेंशन मत लो, है मिसगाइड नहीं हो गया आप. जब हम विंड्स की बात करते हैं तो 3 तरीके की विंड्स की मैं बात करता हूँ. प्राइमरी,
जिनको आप प्लेनेटरी विंड्स भी बोल देते हो। ये कौन सी विंड है जो 12 के 12 महीने चलती है, 12 के 12 महीने चलती है रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग्स। दूसरी होती है मेरी सेकेंडरी विंड्स, या मैं बोलता हूँ सीजनल, सीजनल विंड्स, जैसे आपकी मॉनसून विंड्स है, जैसे आपकी मॉनसून विंड्स है। तीसरी आपकी होंगी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स थोड़ा फैक्चुअल है, आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है, बट मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, और ये दोनों वीडियो हम समझते हैं, ये दोनों हम समझते हैं यहाँ पे। आइए जरा, वीडियो ना भी डालूं तो पीडीएफ में आपको बस रीड करनी है, वो वैसे मैं डाल दूंगा अलग से छोटी सी वीडियो। आइए जरा, जब हम प्लेनेटरी विंड्स की बात करते हैं तो प्लेनेटरी विंड्स में मेरी ट्रेड विंड्स आती हैं, वेस्टर्लीज आती हैं, पोलर ईस्टर्लीज आती हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ट्रेडर्ली एंड पोस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज कौन सी है भाई, जो मेरी 35 से 65 डिग्री में है। तो जो मेरी साउथ की वेस्टर्लीज है वो काफी ज्यादा तेज चलती है बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए मैं उन्हें बोल देता हूं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। इसके साथ साथ आती है नई चीज जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स क्या है वो चीज समझो। जेट स्ट्रीम्स आर जियोस्ट्रोपिक विंड्स, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे से प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, फटाफट से समझ लो, वरना आगे चल करके आपको बहुत दिक्कत आनी है जेट स्ट्रीम समझने में। भले ही और सही 5 मिनट आओ, या हम किसी ऊपर के डायग्राम को समझ लेते हैं, आ जाओ। चलिए एक सेकंड, कोई बढ़िया सा डायग्राम देखते हैं फिर समझते हैं। चलो, अब देखो एक सिंपल सी बात देखो। मैंने आपको बोला भाई मेरा इक्वेटर है, आपने कहा हाँ सर है। ठीक है, यहां से राइज करेगी यार, आपने कहा हाँ सर। जेट स्ट्रीम्स के बारे में पहली चीज समझो, दे ब्लो इन द अपर ट्रोपोस्फियर, अपर ट्रोपोस्फियर। दूसरी चीज, they always blow from the west to east direction because of the rotation and the Coriolis force. तीसरी चीज, they are very high speed winds and there are majorly two type of jet streams. कौन सी है आपकी, एक तो पोलर जेट स्ट्रीम्स है और एक है आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। इक्वेटर पे आपकी जेट स्ट्रीम्स नहीं बनती हैं, टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स बनती हैं, पर उनको मैं यहां काउंट नहीं करूंगा। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स क्यों नहीं बनती हैं, अब बात को समझते हैं इक्वेटर पे। पांचवी चीज, जब भी मेरी जेट स्ट्रीम्स बनेंगी वहां मेरे को दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास चाहिए, हॉट और कोल्ड, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, हॉट और कोल्ड विंड। क्या इक्वेटर पे मेरी कोल्ड विंड कहीं से आ रही है, नहीं आ रही, दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास एट द इक्वेटर। मेरी जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे नहीं चलेंगी। दीज आर द अपर ट्रोपोस्फेरिक वेरी हाई स्पीड विंड्स। ये फाउंड कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब जापान और अमेरिका दोनों में वॉर हुआ। तो जब यूएसए ने देखा, जब यो बॉम्ब गिराने आते थे, ठीक है, तो उन्हें लगता था वो पहुंच गए होंगे, लेकिन बाद में जब वो लैटिट्यूड चेक करते थे तो वो एक ही जगह पर रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी, वो इनके फाइटर जेट्स को यहीं स्टक करके रखती थी। ठीक है, फिर जब वो लौट के आते थे तो वो देखते थे मजा ही आ गया जीवन का, एकदम डबल स्पीड से चल रहे हैं। तो फिर वहां से पता लगा कि हाँ, अपर ट्रोपोस्फीयर में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। अब आज की डेट में आपके एयर ट्रांसपोर्ट में इनका बहुत ध्यान रखा जाता है, जेट स्ट्रीम्स का, वाइल ट्रेवलिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब उसके साथ बनती क्यों है, तो मैंने बोला भैया यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर से एयर राइज करती है, आपने कहा सर बिल्कुल करती है। फिर ये मेरी ऐसे करेगी, इधर जाएगी, आपने बोला बिल्कुल जाएगी, मैंने कहा इधर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फिर सर ये जब कूल हो जाएगी सर, इट विल डिसेंड, बिल्कुल डिसेंड। तो यहां मेरी जेट स्ट्रीम्स नहीं बनेंगी, क्यों? क्योंकि मेरी कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस नहीं है, सेम टेम्परेचर का ही एक ही जो है एयर मास है। उसके साथ में चला आगे सॉरी तो यहां से क्या होगा, मेरी एक ब्रांच, सॉरी गाइस एक सेकंड, मैं कह रहा हूं अच्छे से समझना, जेट स्ट्रीम बाद में समझ नहीं आएगी। फिर पोलर रीजन से फिर मेरी कोल्ड एयर आती है, कोल्ड एयर आई, वार्म एयर आई, फिर ये दोनों राइज करती हैं। इसकी एक बेल्ट इधर आ जाती है, सेम चीज होती है। तो हुआ क्या कि भाई सिंपल सी बात देखो, जब हम आपके इस रीजन में आए तो आपने देखा कि यहां से मेरी जो एयर है वो सबसाइड कर रही है। ठीक है, अब यहां से जब सबसाइड कर रही है और जो मेरी इधर से एयर आ रही है, जो मेरी पोलर रीजन से एयर आ रही है, तो वो ठंडी है। इसके कंपैरिजन में ये मेरी एयर गर्म है।
तो जब सिंपल सी बात, यहाँ जो पोलर से आई और यहाँ जो टेम्परेट से गई, जो इक्वेटर से गई वो एयर अब मेरी गर्म है सॉरी, और जो पोलर से आई वो मेरी ठंडी है। तो जब भी गर्म और ठंडी एयर मासेस जाएंगे वो कभी ना एक साथ मर्ज नहीं होंगे, एक साथ मर्ज नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम बनेगा, और उसी वैक्यूम के कारण मेरी जो है जेट स्ट्रीम, सर्कुलर जो जेट स्ट्रीम्स है वो डेवलप होंगी, और इसीलिए यहां पे मैं बोल देता हूं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। सेम थिंग विल हैपन इन द पोलर रीजन्स, कि भाई जो भी लैंड मास है, जो भी यहां पे रीजन बनेगा वो वैक्यूम बनेगा, और उसी की वजह से यहां भी आपकी ट्रॉपिकल जेट, वो आपको सॉरी पोलर जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। सो व्हाई इट बेसिकली हैपेंस, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आते हैं, दो डिफरेंट हॉट और कूल एयर आती है, वो मर्ज हो नहीं पाती, एक वैक्यूम बनता है, और उसी वैक्यूम के कारण एंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ एक सर्कुलर मूवमेंट बनता है हवा का, और वो बनता है आपके अपर ट्रोपोस्फीयर में, एंड दीज आर नोन एज योर जेट स्ट्रीम्स। इनको मैं बोल देता हूं जी का जेट स्ट्रीम्स। आइए जरा बात कर लेते हैं फटाफट। ये सब हमने कर लिया, चलिए यहां पे थे हम। तो हमने बात करी मेरी प्लेनेटरी विंड्स कौन सी है जो हमेशा चलती हैं, वो चलती है भाई मेरी आपको ट्रेड विंड्स जो है, वेस्टर्लीज जो है, पोलर विंड्स हैं, जेट स्ट्रीम्स हैं। दो तरीके की जेट स्ट्रीम है, पोलर और सब ट्रॉपिकल। जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्ली डायरेक्शन में होती है ड्यू टू रोटेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये आप देख सकते हो कि भाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मेरी यहां बनेगी बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम, और पोलर जेट स्ट्रीम मेरी यहां बनेगी बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम। ठीक है, आइए उसके बाद दूसरी जो विंड्स होती है मेरी, जिनको मैं बोलता हूं सीजनल विंड्स, और उनको हम बोल देते हैं मॉनसून विंड्स भी, उनको मॉनसून विंड्स होते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने विंड के टाइप्स पढ़ा रहा हूं आपको। विंड में पहले पढ़ा है मैंने प्राइमरी, या प्राइमरी बोल लो आप या प्लेनेटरी बोल लो। प्राइमरी में हमने पढ़ा ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम्स, ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरा मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीजनल विंड्स, सीजनल को हम मॉनसून भी कह देते हैं। अब मॉनसून विंड्स कैसे होते हैं? मॉनसून विंड का भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं बात करता हूं हमारे इंडिया में मॉनसून कब आता है, आपने कहा सर जून में आता है। जून में मैंने बोला क्या होता है, जून में क्या होता है कि सर आपका समर सोल्स्टिस आता है। क्या एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है, ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो अगर मैंने आपके टॉपिक्स बिल्ड किए हैं तो मैं ये बिलीव करूंगा मल्टीपल रिवीजन है, और मैं इसी स्पीड में पढ़ाना सही समझूंगा, बिकॉज आपको एप्टीट्यूड से ही पेपर निकलेगा। यहाँ ये नहीं है कि सर फिर आप स्पीड तेज कर रहे हो, ये कर रहे हो भाई, तो फिर फर्स्ट क्लास से आप क्लास देख करके आओ। मैंने एक एक चीज चीख चीख के बता रखी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेरी इंडिया से पास करती है। जब मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर सोल्स्टिस, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल रेस पड़ती है। मेरा लैंड क्या होगा, लैंड विल गेट हीटेड अप, लैंड हीट होगा। लैंड हीट होगा तो क्या होगा, एक रीजन बनेगा, एयर ऊपर चली जाएगी। रीजन बनेगा कैसा, लो प्रेशर का। ठीक है, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। उसी तरीके से जब मैं नीचे देखूंगा, नीचे क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगी, जो मेरी आपकी सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई से आएगी। तो जब सब ट्रॉपिकल हाई से आएगी इस तरीके से लगेगा कोरियोलिस फोर्स, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। तो एक ब्रांच मेरी इधर चली जाएगी, एक ब्रांच मेरी इधर आ जाएगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये मेरी अरेबियन सी ब्रांच। और इसी से हमारा इंडिया में मॉनसून आता है। इसी से मेरा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड ब्लो करती है तो ये मेरी मॉनसूनल विंड्स है, और ये हमेशा मेरी सीजन में आती है। फिर क्या होगा, विंटर्स आ जाएंगे। विंटर आ जाएंगे तो मेरा यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो मेरा बन जाएगा लैंड पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बन जाएगा, ओशियन पे क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ रिट्रीटिंग मानसून। एंड रिट्रीटिंग मानसून आपके तमिलनाडु में बारिश करता हुआ आता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये मॉनसूनल विंड्स मेरी होती है। तो पहली विंड प्राइमरी विंड मैंने समझी, दूसरी समझी मैंने मॉनसून विंड्स के पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड सीजन्स में, और इसको हमने देखा ओवर साउथ ईस्ट एशिया मॉनसून में आता है। इंडियन मॉनसून हम अलग से भी पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारी तीसरी विंड्स आती है लैंड एंड सी ब्रीज। इसी में सीजनल विंड्स में हमारी आती है लैंड एंड सी ब्रीज। अब लैंड एंड सी ब्रीज कैसे चलती है, आइए जरा बात करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, विंड्स हमने पढ़ी पहली प्राइमरी या आपको प्लेनेटरी, इसमें मैंने आपको बताया वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, जिसमें दोनों ईस्टर्लीज आ गए आपकी पोलर एंड वो। तीसरी मैंने आपको बता दी इसी में जेट स्ट्रीम, जो हमेशा 12 के 12 महीने चलेंगी। दूसरी में पढ़ा रहा हूं आपको सीजनल, सीजनल विंड्स में मैंने पहली विंड आपको बता दी मॉनसून विंड, क्यों मॉनसून आता है। दूसरी विंड में अभी आपको बताने जा रहा हूं लैंड एंड सी, और तीसरी विंड में आपको बताऊंगा माउंटेन एंड वैली। उसी के साथ साथ तीसरी टाइप की विंड जो होती है वो लोकल विंड्स होती है। ठीक है, जो अपनी खुद की अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकल विंड्स चलती है। ऐसे हमारी इंडिया में लू है तो वैसी हम विंड्स की बात करेंगे। तो लैंड एंड सी ब्रीज में क्या होता है, देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट। मैं बात करता हूं डे टाइम की। डे टाइम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर लेते हैं।
ये मेरा इंडिया है, ठीक है। अब लैंड, जब मैं बात कर रहा हूं डे टाइम की, तो डे टाइम पे क्या है, इंसोलेशन ज्यादा होता है। इंसोलेशन ज्यादा होगा तो लैंड विल गेट हीटेड अप क्विकली। हीटेड अप क्विकली, तो यहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके वाटर और इसकी अलग होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए चलिए जरा, अब जरा दूसरी और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसको मैं स्पेसिफिक हीट बोलता हूं। ये मेरा क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है, या मान लेता हूं सी है, सिंपली सी मान लो, और ये मेरा लैंड है। डे टाइम में क्या होगा, जल्दी हीट होगा, जल्दी हीट होगा लैंड मेरा, तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। बट ये इतना जल्दी हीट नहीं होगा, और जल्दी हीट नहीं होगा तो मेरा हाई प्रेशर एरिया होगा। तो मेरी कैसी ब्रीज चलेगी, इसको मैं बोल देता हूं सी ब्रीज, और ये रिलेटिवली कूलर होगी, बिल्कुल रिलेटिवली कूलर होगी। इसीलिए आपका मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। वहीं जब नाइट टाइम में हम देखेंगे, ठीक है, नाइट टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे ठंडा जल्दी हो जाएगा, तो रीजन ऑफ हाई प्रेशर बनेगा, सबसाइडिंग एयर, और यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, गर्म रहेगा पानी, इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो फ्रॉम लैंड टू सी इन द नाइट्स, तो इन्हीं को मैं बोल देता हूं क्या, मेरी लैंड एंड सी ब्रीज। कि भाई ड्यूरिंग द, देखेंगे, द लैंड एंड सी एब्जॉर्ब्स हीट डिफरेंटली। ड्यूरिंग द डे लैंड जो है जल्दी ठंडा होगा और सी जो है वार्मर होगा, ठीक है, सॉरी, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी। ज्यादा गर्म हो जाएगा तो लैंड के ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, और सी कूल रह जाएगा। तो विंड विल ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड एज द सी ब्रीज। रात के टाइम क्या होगा, लैंड ब्रीज आएगी आपकी। उसी तरीके से चलते हैं आगे। अब यहीं पर बात करते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब देखो माउंटेन एंड वैली ब्रीज में क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई मेरा जो माउंटेन रीजन है उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, सनरेज आएंगी यहाँ पे, सनरेज आएंगी तो जल्दी हीट होगा, जल्दी हीट होगा तो लो प्रेशर एरिया बनेगा, और वैलीज में क्या रहेगा, हाई प्रेशर एरिया रहेगा। कैसी विंड ब्लो करेगी, वैली ब्रीज, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब रात के टाइम पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा कि भाई यहाँ कूल एयर होगी, हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ आपका लो प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मैंने एयर ड्रेनेज भी कल सिखाया था आपको। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी माउंटेन, माउंटेन ब्रीज। ठीक है, ये मेरी हो जाएगी माउंटेन ब्रीज। तो देखिए, ड्यूरिंग द नाइट इन माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द डे slopes get heated up and air moves up slope and to fill the resulting gap the air from the valley blows up the valley. This wind is known as valley breeze. नाइट में क्या होगा, स्लोप्स कूल हो जाएंगी आपकी, और डेंस एयर डिसेंड्स इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड, जो मैंने आपको बताया। कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यू एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इन द वैली, इसको हम कैटावेटिक विंड भी बोलते हैं। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड अकर्स ऑन द लीवर साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस। मॉइस्चर इन दिस winds while crossing the mountain range condense and precipitate when it descends, तो वो लीवर साइड पर डिसेंड करता है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको, हालांकि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ाऊंगा वहां भी हम बात करेंगे। तो जरा ये इस बात का मतलब क्या समझते हैं, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल ये मेरा माउंटेन है, यहां मेरा कोई एयर मास है, मेरा एयर मास ट्रेवल कर रहा है, आया इस माउंटेन से टकराया, माउंटेन से टकराया तो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, माउंटेन से टकराया तो इट विल बी फोर्स टू राइज अप। एयर को क्या कराया, फोर्स करेगा राइज अप करने के लिए। जैसे ही हाइट के बेसिस पे मेरी एयर ऊपर बढ़ेगी, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के चांसेस रहेंगे, बढ़ेगी, तो क्या होगा, इस साइड पे सारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा आपका। जब ये डिसेंड करेगी यहां पे तो ये ड्राई एयर होगी, और जब ड्राई एयर होगी तो इस साइड बारिश नहीं लेकर के आएगी। तो ये मेरी कौन सी साइड बोलता हूं, इसको लीवर्ड साइड, और इसी को बोल देते हैं रेन शैडो एरिया। जैसे आप अपने वेस्टर्न घाट्स को देख सकते हो, इसको मैं बोलता हूं विंडवर्ड साइड, रेन बियरिंग एरिया। ये मेरा कौन सा एरिया है, रेन बियरिंग एरिया, जहां पे मेरी बारिश होगी और लीवर साइड में मेरी बारिश नहीं होगी। तो ये सिंपल सी बात बतानी है कि कोई भी एयर मास जब आता है तो दैट विल फोर्स टू असेंड अप। जब वो असेंड करता है तो उसका जो सारा मॉइस्चर है वो कूल डाउन हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर जब वो डिसेंड करता है ऑन द लीवर साइड तो वहां पे फिर बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ तीसरा जो विंड का टाइप है वो है आपका लोकल विंड्स।
कई सारी लोकल विंड्स हमारी चलती हैं, कुछ हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं, ठीक है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको अलग से बना करके दे दूंगा, जिसमें ऑलरेडी हावेवर इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते हो, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ किसी भी और एनडीए एग्जाम में आप देख करके कंफ्यूज, ये क्या सवाल है। तो इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से मैप्स डाल के, ठीक है, बता करके विद द हेल्प ऑफ मैप कौन सी जो विंड है वो कैसी है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी विंड्स हैं, जिससे 10 से 11 विंड्स हैं, थोड़ी थोड़ी सी उनकी डिटेल्स हैं। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके जो भी एक दो क्वेश्चन बार बार पूछता है तो आपके आसानी से हो जाने हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो इसी के साथ आज हमने बात कर ली आपके प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड सिस्टम, फैक्टर्स ऑफ विंड, जिन पर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी विंड। उसके बाद हमने समझ लिया आपकी सारी प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स के साथ साथ हमने बात करी डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ विंड, जिसमें प्लेनेटरी विंड्स, वेस्टर्लीज, जेट ईस्टर्लीज, ठीक है, और जेट स्ट्रीम्स की हमने बात कर ली, आपके रोरिंग 40s और स्ट्रीकिंग 60s की हमने बात कर ली। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने फिर बात करी आपकी सीजनल विंड्स की, जिसमें मानसून विंड की, माउंटेन वैली, वैली ब्रीज, और फिर बची हमारी थर्ड एंड द लास्ट दैट इज लोकल विंड्स। मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें से भी रीड आउट कर सकते हो, और उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आर क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे एयर मासेस, फ्रंट्स और साइक्लोन्स की। आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को, चीजें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, शेयर भी कर सकते हो वीडियो, जिन लोगों को जरूरत हो उनको। बाकी कल की वीडियो में मिलता हूँ कल की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, कीप स्टडिंग, आराम से पढ़ो, मजे करो। जय हिंद एवरीवन।